नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल की शहादत और एक मेजर साहब की सीरियस इंजरी हुई। सवाल ये है कि ये एक्सीडेंट आखिर हुआ क्यों? क्या हेलीकॉप्टर चीता हमारे जाबाज आर्मी ऑफिसर्स का खून पीता है, फ्लाइंग कॉफिन बन गया है? कितना पुराना है और क्यों इस तरह के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अब तक हो रहा है? कई बड़े सवाल सरकार से भी और एक कंसर्न नागरिक होने के नाते ये जानना ज़रूरी है कि हम इस तरह के मशीन्स के ऊपर कब तक रिलाय करते रहें जिस पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चीता हेलीकॉप्टर इज़ वेरी डेंजरस। चीता खाली जंगल में नहीं खतरनाक है, ये तो हवा में भी खतरनाक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए साबित हो रहा है। देखिए, अभी कल का अभी लेटेस्ट खबर है कि लेफ्टिनेंट कर्नल सौरभ यादव जो आर्मी एविएशन कोर के एक यूनिट के इम्पोर्टेंट ओहदेदार थे, अफसर थे, वो क्रैश हुआ चीता और उसमें उनकी मृत्यु हो गई, शहादत हो गई। देश ने, आर्मी ने एक होनहार अपने अफसर को खो दिया और जो मेजर था, जो को पायलट था, वो बहुत गंभीर स्थिति में है और उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, मार्च 2015 में आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन के एक ग्रुप था, आर्मी वाइफ्स का ग्रुप था एक, वो ग्रुप मनोहर पारिकर जी से मिला और उस समय मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री थे और उनसे मिला और उन्होंने कुछ बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि ये फ्लाइंग कॉफिन है, ये विडो मेकर है, ये हमारी बहनों को विधवा बनाता है। दो बात कही, ये डेथ ट्रैप है। हम नहीं जानते हैं कि हमारा हस्बैंड जब चीता में बैठता है तो घर आएगा कि नहीं आएगा वापस, हम नहीं जानते। कितनी गंभीर बात उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा कि ये चीता रिस्पॉन्सिबल है कि पिछले 3 डिकेड में, मतलब 30 साल में 191 हेलीकॉप्टर क्रैश किए हैं और 294 लोग मारे गए। 294 किल्ड, 191 क्रैश। माय गॉड, कितना पुराना है ये हेलीकॉप्टर? बताता हूँ। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया था। लाइसेंस एग्रीमेंट का मतलब होता है लाइसेंस टू प्रोड्यूस, राइट। तो उस साइन किया था, एक कंपनी था, फ्रेंच कंपनी SNIAS। 1970 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1970, करेक्ट। और फर्स्ट बैच चीता का डिलीवर हुआ था 1976 या 1977। तो आज की बात कीजिए तो ये जो हेलीकॉप्टर है, जिसको हम लोग आर्मी में हेप्टर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बातचीत के दौरान, और चॉपर भी कहते हैं। तो चॉपर, हेप्टर, ये आर्मी में, ये सब एयरफोर्स में भी ये टर्मिनोलॉजी चलता है। 45 साल है इस हेलीकॉप्टर की एज हो गई है। 45 साल। कुछ गांव में तो 45 साल में एक व्यक्ति मर जाता है और ये सर्विस में अभी भी है। अब आगे बढ़ते हैं कि 2001 आर्मी वाइफ्स ने क्लेम किया कि 42 चेतक और चीता हेलीकॉप्टर क्रैश किए और 2001 और 2014 के बीच में 80 यंग ऑफिसर्स मारे गए। तो पीरियड डिफाइन कर रही है 2001-2014, 80 ऑफिसर्स मारे गए, 80 विधवा। माय गॉड, हमारे फ्रेटर्निटी को मिली 80 विधवा। 2019 में चीता क्रैश किया भूटान में, जिसमें एक भूटान के अफसर मारे गए और एक हमारे अफसर मारे गए। 2 पायलट थे, दोनों मारे गए। और ये जो चीता चेतक है, ये 50-60s का, जैसे मैंने कहा, विंटेज का है। और लास्ट 5 ईयर्स में 45 लोग क्रैश में मारे गए। तो ये इतिहास है क्रैश का। अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बिंदु कहना चाहता हूँ, समस्या कहाँ है? पहला समस्या, सोच की समस्या। जो मॉडर्न आर्मीज है वो फॉलो करती है कॉन्सेप्ट 30-40-30।
ये क्या है? ये बहुत लोगों को पता नहीं है कॉन्सेप्ट है क्या। 30-40-30 इक्विपमेंट का प्रोफाइल क्या होना चाहिए? 30 पुराना विंटेज, 40 मॉडर्न मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मध्य में ध्यान रखिए, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका 40%, मतलब यदि 100 है होना इक्विपमेंट का लाइफ, 100 हेलीकॉप्टर है, 100 इक्विपमेंट है मान लो, हाँ। तो इक्विपमेंट ए, मतलब एक हेलीकॉप्टर ए है, हाँ। तो यदि 100 है तो 30 होनी चाहिए पुराना टेक्नोलॉजी, 40 होना चाहिए करंट टेक्नोलॉजी, और नेक्स्ट 30 होना चाहिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी। ये उसका प्रोफाइल होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उसका प्रोसेस चलता रहना चाहिए, इन मेकिंग है। तो 30-40-30 कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में 68 to 70% ओल्ड कैटेगरी में आता है। माय गॉड। और जबकि मैं कह रहा हूं कि जैसा मैंने कहा कि 45 इयर्स चीता के हो गए हैं, 45 इयर्स। अब आगे बढ़ता हूं तो मैं कोट करता हूं कि एक फॉर्मर AAC मतलब आर्मी एविएशन कोर, पहले आर्मी एविएशन कोर बना नहीं था, वो बाद में बना, सेपरेट सर्विस हो गया, मतलब आर्मी के अंदर जैसे एयर डिफेंस है, आर्टिलरी है, वैसे आर्मी एविएशन कोर हो गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है उसका DG होता है। तो एक DG थे लेफ्टिनेंट जनरल BS पवार, उन्होंने एक मैगजीन में, इंडिया स्ट्रेटजिक मैगजीन इन 2016 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो एग्जिस्टिंग चीता और चेतक हैं उसमें सर्विसिंग का प्रॉब्लम है, मेंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है, स्पेयर सपोर्ट का प्रॉब्लम है, टेक्निकल सपोर्ट का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है। और स्पेयर सिचुएशन जो है वो बहुत ही खतरनाक है, क्रिटिकल है। ये DG आर्मी एविएशन कोर कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, 2016 में कह रही है बात। उसके बाद फोर्सेस ने, आर्म फोर्सेस ने चीता चेतक का रिप्लेसमेंट लास्ट 15 साल से वो लोग मांग रहे हैं। 15 साल से डिमांड ही कर रहे हैं। 15 साल से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को सफलता मिल नहीं पाई है। और जब ये लद्दाख की समस्या शुरू हुई और चाइना फैक्टर आया और हम लोग बहुत डोकलाम में समस्या शुरू हुई, तो फोर्सेस ने और पुश किया कि हमें मॉडर्न हेलीकॉप्टर चाहिए, जल्दी चाहिए। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर चीता करता क्या है, ये कुछ मैन पावर को फ्री करता है, ये कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करता है। सियाचिन में, जैसे मैं लेह में पोस्टेड था, सियाचिन में गया था, तो जो पायलट था वो मेरा एयरफोर्स का जूनियर था, मेरा ECOSCON का था, NDA का, और मेरा जूनियर था ECOSCON का। तो मैंने कहा यार कि मैं सियाचिन सब पोस्ट देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि सर लोड रिस्ट्रिक्शन है, मैं आपको एक पोर्टर के तरह ले जा सकता हूँ, नॉट एज मेजर सिन्हा, एज ए पोर्टर, कुली। आप चलने के तैयार हो? मैं बोला हाँ। तो कुली का काम करोगे फ्लाइट में? मैं करूँगा। तो मैं एज ए पोर्टर बैठा, और मुझे बताया गया कि जब वो जो सार्जेंट था कि मैं जब बोलूँगा 5 4 3 देन यू हैव टू पुश द स्टोर्स, तो धक्का देना पड़ेगा। और वहाँ लैंडिंग ग्राउंड में DZ में वहाँ ऑलरेडी ट्रुप्स रहते हैं कि सामान गिरा, खाना पीना सब वो जाके सामान उठा के चल देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट, कुछ कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस, ये सब काम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखिए कि जब कितना क्रिटिकल है, सियाचिन में और हिमालयाज़ में कितना इसका यूटिलिटी है, और हम 45 साल से इसमें हम चल रहे हैं। और यदि हम तीनों सर्विसेज की बात करें तो चेतक है 187 और चीता है 205, टोटल 392 ये है। ये हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब पुराने हैं, सब पुराने हैं। हम बुढ़ी घोड़ी के साथ हम दौड़ रहे हैं। उसके बाद ये सर्विसेज को कितना हेलीकॉप्टर चाहिए? 483 LUH मतलब जो चीता कैटेगरी में है, LUH लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। लाइट यूटिलिटी मतलब रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस, ये सब लाइट यूटिलिटी में माना जाता है। हेवी यूटिलिटी में बिग लोड, ये वेपन वगैरह कैरी करना। अब देखिए करेंटली यदि हम आर्मी की बात करें तो 190 चीता चेतक आर्मी के पास है, और 190 में आप देख लीजिए कैजुअल्टी रेट क्या है। प्रॉब्लम चीता के साथ एक और है कि हम सर्विसिबिलिटी की बात किए, मेंटेनेबिलिटी की बात किए, अब है कि चीता में और क्या क्या समस्या है। वो मॉडर्न एवियोनिक्स उसमें नहीं है। उसके बाद जो उसका कॉकपिट है वो फुली ग्लास का नहीं है,
जिसके वजह से जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए ओरिएंटेशन, दिशा ओरिएंटेशन का, वो उसको नहीं मिल जाता है। और उसका जो यदि बैड वेदर कंडीशंस में हो तो जो पायलट को अवेयरनेस होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहा है, एयरक्राफ्ट का किस एंगल पे फ्लाई कर, वो सब समस्या हो जाती है। तो आप समझिए कि देखिए कि ये तो खतरे से खेल रहे हैं। मतलब ये है कि मैंने हिट एंड ट्रायल कीजिए आप अगर बैड वेदर में फंस गए तो। एकदम। तो मुझे दुख इसलिए लगता है कि हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन दुख इस बात का लगता है कि इस देश में हम जानते हैं कि किस किस चीज़ पे पैसा, मतलब खुश रखने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। उदाहरण, दिल्ली में फ्री बिजली, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे ऑफिसर्स का जान महत्वपूर्ण है। हमारे ऑफिसर्स इतने मर रहे हैं, 294 मैंने फिगर दिया मर गए, तो वो ज़रूरी है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में पैसा का सही इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, वो प्रश्न मैं रात से उठा रहा हूँ, देश से ये प्रश्न मैं उठा रहा हूँ। पैसा फ्री बिजली में ज़रूरी है या देश को मॉडर्न हेलीकॉप्टर मिले वो ज़रूरी है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे कि एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ कि देश जानना चाहेगा कि क्या क्या सरकार एफर्ट कर रही है और कहाँ डिले है। नहीं, ऑब्वियसली जब 2001 से ही ये सब मसला चल रहा है, तो फिर ये जो कांग्रेस की सरकार आई चली गई, करंट गवर्नमेंट आ गई, 8 साल हो गए, तो किसी का ध्यान इस पे गया या नहीं गया, या फिर कोई नए हेलीकॉप्टर्स के बारे में वो जो 30 और 40 का जो रेशियो है वो पूरा करने की दिशा में कोई स्टेप लिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, दुख की बात यह है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड परचेज में जो हाइट होना चाहिए था हेलीकॉप्टर का, वो तो रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि ऑगस्टा वेस्टलैंड आ जाए रेस में। और हम सब जानते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस पर दबाव डाला गया। मैं बाकी नहीं चीज़ बताना चाहता क्योंकि उसमें एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, एयर चीफ त्यागी जी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो नहीं बोलना चाहता, बट सब जानते हैं कि हुआ क्या। भ्रष्टाचार हुआ है उसमें, एकदम बाकायदा कांग्रेस पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। एकदम पूरा सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट, डू इट, हम तुम्हारे पीछे खड़े। खैर, अब आते हैं 4 एफर्ट। पहला, ज्वाइंट वेंचर हुआ रूस के साथ दिसंबर 2015 में, जिसमें कहा गया कि 200 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, उसका नाम है कमोव 226T, जिसमें कॉस्ट 21,273 करोड़ और जिसमें 135 आर्मी के लिए और 65 इंडियन एयरफोर्स के लिए इसकी कल्पना की गई थी। RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, येट टू बी इशूड, अभी तक इशू नहीं हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा परचेज प्रोसीजर क्या होता है। परचेज प्रोक्योरमेंट में यदि ग्लोबल टेंडर है तो फर्स्ट, या हिंदुस्तान में भी जो इंटरनल टेंडर है उसमें फर्स्ट स्टेप है RFP इशू होना, पहला कदम, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि भैया हम ये खरीदना चाहते हैं, आप अपना भेजो, बिड भेजो। वो बाकी आपने बता दिया कि हमको यूटिलिटी चाहिए, ये पावर चाहिए, डबल इंजन चाहिए, सिंगल इंजन, सारी चीज़ें बना करके आपने दे दिया और ग्लोबल बिड आपने मंगवाया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपने डिफाइन कर दिया, RFP डाल दिया। अब उसमें 4 इंडियन और 3 फॉरेन कंपनी शॉर्टलिस्ट हुए। ठीक है। और HL ने कहा कि नहीं, हम मेक इन इंडिया के तहत हम बनाना चाहते हैं। ओके। तो मामला तो वही अटक गया है। 2015 की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 2015 की, 7 साल हो गए। आगे कुछ 1 इंच भी चीजें नहीं बढ़ी। ट्रेन दिल्ली से अलीगढ़ नहीं पहुंची। दूसरी जाना है बेंगलोर। दूसरी बात कि HL का एफर्ट था कि 126 LUH बनाएगा, जिसमें से 6 चॉपर्स हेलीकॉप्टर बोल दीजिए, वो कहा जा रहा है कि दिसंबर 22 में मिल जाए, उम्मीद है। बट 6 से काम नहीं चलेगा ना। यदि हमारे पास होल्डिंग इतना है, एक्सीडेंट रेट इतना है, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तीसरा चीज़, मेक इन इंडिया के तहत प्रोजेक्ट जो है 111 नेवल हेलीकॉप्टर का प्रोसेसिंग चल रहा है, येट टू टेक ऑफ नहीं किया है। चौथा चीज़ कि HL 172 ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने की कल्पना किया। मई 17 में मेडन फ्लाइट हुआ, 3 प्रोटोटाइप्स बने, 550 फ्लाइट किया गया डिफरेंट टेरेन्स में। तो हिंदुस्तान का इतना बड़ा एरिया है, विश्व में जो जहाँ है हिंदुस्तान में वहाँ है, पहाड़ भी है, डेजर्ट भी है, सब कुछ है हिंदुस्तान में, सब कुछ है। तो एयरफोर्स ने IOC दे दिया। IOC मतलब इंटरनल इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस। आर्मी से अभी तक IOC नहीं मिला है।
वो भी ठंडे बस्ते में है। तो 4 एफर्ट, और अभी तक जो सफलता हम लोग को मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। अब आते हैं कि 2 बातें जो इम्पोर्टेंट है, सोल्यूशन और ऐसे ऐसे एक्सीडेंट का मतलब क्या है राष्ट्र के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, यूनिट के लिए, क्या मतलब है। अब सोल्यूशन पे आते हैं। मेरी अपनी सोच है, ये मेरी सोच है, मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार के पास कितना फंड स्पेयर हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन इमरजेंसी परचेज ग्लोबल जैसे G2G बेसिस पे इमरजेंसी परचेज बेस्ट हेलीकॉप्टर इस कैटेगरी में, LUH कैटेगरी में बेस्ट हेलीकॉप्टर एयरफोर्स और आर्मी को तुरंत दिया जाए। जैसे राफेल को हमने खरीदा, ऐसे राफेल को खरीदा तुरंत, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, आईसीयू में है, आर्मी एविएशन कोर आईसीयू में है। दूसरी बात, लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी अपनी अनुभव है कि कोई भी इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट का जो यूटिलिटी है वो 15 साल 16 साल होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 45 साल से सर्विस में है। MiG-21 देख लीजिए, विंग कमांडर अभिनंदन बुढ़ी घोड़ी के साथ F-16 गिरा दिया, क्या ये सही है? मेरा कहने का मतलब है आप मिलिट्री इक्विपमेंट को ऐसे जो एयर प्लेटफॉर्म पे क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट, क्रिटिकल है, जो इमरजेंसी में काम आते हैं, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 20 साल, नॉट टू एक्सटेंड 25 ईयर्स, आप 20 साल में उसको डाउन कीजिए, डिकमीशन कीजिए, और मैक्सिमम 25 साल पर ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज हम खतरों से खेल रहे हैं, हम अपनी बहनों को विधवा बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ग्राउंड कीजिए। एक और ऑप्शन है कि भाई उस इक्विपमेंट का क्या करें, बहुत पुराना, गरीब देश, हम पुराना कार बेचते हैं ना, गरीब देश को दे दीजिए, बेच दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ब्रह्मोस भी तो हम बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। अभी तेजास बेच रहे हैं, बेचने वाले हैं हम, बेच दीजिए, रिड्यूस रेट पे बेच दीजिए, बहुत गरीब देश से खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण मैं बिंदु कहना चाहता हूँ, मैं 510 आर्मी बेस वर्कशॉप में मैंने नौकरी किया है 2 साल। एक कॉन्सेप्ट है LTB, लाइफ टाइम बाय। अभी जैसे वो DG आर्मी एविएशन कोर के कहा ना, स्पेयर्स प्रॉब्लम, स्पेयर्स को 2 हिस्सों में बांटा देखना चाहिए, मेंटेनेंस स्पेयर्स और ओवरऑल स्पेयर्स। मेंटेनेंस स्पेयर्स में आपका रूटीन मेंटेनेंस में क्या क्या स्पेयर्स चाहिए, रेंज एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब क्वांटिटी, और रेंज मतलब क्या, 100 आइटम, 50 आइटम, 100 300 आइटम, कितना और कितना क्वांटिटी। बियरिंग है तो एक बियरिंग कितना, 300 400, वो जो EME है वर्कआउट करती है। तो मेंटेनेंस स्पेयर्स एडिक्वेट होना चाहिए, प्लस आप 15-20% रिजर्व रखिए, राइट, प्लस ओवरऑल, फर्स्ट ओवरऑल, सेकंड ओवरऑल, उसके लिए कितना स्पेस चाहिए होगा और क्या क्या चाहिए होगा, उसका रेंज एंड डेप्थ, क्वांटिटी एंड डेप्थ, वो जरूरी है, प्लस 20% रिजर्व, ये तो होना चाहिए। और यदि ग्लोबल टेंडर है, ग्लोबल डील है जैसे रफेल, तो ये एश्योरेंस लिया जाए सप्लायर से कि तुम ये LTB में डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे। मैं किसी देश के बारे में मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल अनुभव से बोल रहा हूँ कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में जो स्पेस मिलना चाहिए था, ना करते हम रहते, वो सब मीटिंग हमको पता चलता था, हम वहाँ पोस्टेड थे, मिलता ही नहीं था, खाली प्रॉमिस, मिलता नहीं था, 100 मांगा 10 मिला। तो ये बताइए इस इंसिडेंट का आर्मी के ऊपर, आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर, देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट, क्या छाप छूटा है? चार इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ। पहला, दुश्मन पर, दुश्मन बहुत खुश होता है कि इनके पास इक्विपमेंट बहुत पुअर है। चाइना खुश होगा कि ये पुअर इक्विपमेंट है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अब किसी के पास चक्कू हो, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, तो आप तो हंसोगे, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। सही बात है। पहला। दूसरा, राष्ट्र के लिए ये बहुत ख़राब न्यूज़ है, दुश्मन के लिए अच्छा न्यूज़ है, राष्ट्र के लिए ख़राब न्यूज़ है। ये खबर जो आज लोग पढ़े होंगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मर गए, शहीद हो गए, तो पूरे राष्ट्र आज गमगीन होगा, पूरी सेना में आज मायूसी छाई होगी, पूरी सेना में मायूसी छाई हुई, क्या हो रहा है। तीसरी बात कि अब एयरफोर्स आर्मी में इसका क्या संदेश जाता है। जैसा मैंने कहा कि हमारी आर्मी वाइफ्स के ग्रुप जो गए थे मनोहर पारिकर के पास, क्या कहा, ये डेथ ट्रैप है, फ्लाइंग कॉफिन है, ये विडो मेकर है, विधवा बनाता है ये मशीन। हमारा हस्बैंड जाता तो हमको नहीं पता है वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप समझिए कि आप महिला हैं और हस्बैंड को बाय बाय कर रहे हैं सुबह में, और बोला कि मैं जा रहा हूँ तवांग फ्लाइट लेके, अभी जहाँ वहाँ जाना है अरुणाचल में,
आप श्योर नहीं कि वो आएगा कि नहीं वापस आएगा। नहीं आएगा। उसकी मानसिक स्थिति आप देखिए। तो वो फिर यूनिट में जो है क्या मोरल डेंट होता है, मोरल में छेद होता है, मोरल गिरता है। जो रैंक एंड फाइल है उसको कॉन्फिडेंस में, इक्विपमेंट में कॉन्फिडेंस चेक हो जाता है। मैकेनिक जो सेट कर रहा है पता नहीं यार कहीं गलती ना हो जाए, लफड़ा ना हो जाए। ये जो भय है ना, ये भय यूनिट को खाता है। अब जिस यूनिट में ये हादसा हुआ है वो स्टेट ऑफ शॉक में कितने दिन रहेगा? बहुत दिन तक रहेगा। कितने महीने रहेगा स्टेट ऑफ शॉक? और कौन सा अधिकारी होगा, कौन लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे जो कहेंगे कि भाई फिर से हम चीता पे चढ़ेंगे? यही बात है। और भाई हुकुम तो बैठते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हो सकता है वापस ना घर आए। ये बहुत बड़ा डर है। तो मेरा ख्याल है सरकार से निवेदन है कि बहुत जल्दी इस पे हरकत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फौरी इलाज है, फौरी इलाज करने की ज़रूरत है। तुरंत आईसीयू में है आर्मी एयरफोर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी डिटेल से इस घटना से क्या हिंदुस्तान को सीखना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।